डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 5। आज इस लेक्चर में हम हाजन पॉइजले फ्लो करेंगे प्रॉब्लम। हाजन और पॉइजले जो हैं वो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली जो है वो इनकम्प्रेसिबल न्यूटोनियन फ्लो को एक लॉन्ग इनफिनिट लॉन्ग ट्यूब में परफॉर्म किया था। इससे पिछला जो लेक्चर हमने किया था उस लेक्चर में हमने प्लेन पॉइजले फ़्लो जो है वो कंसीडर किया था, जिसमें फ़्लो जो है बिटवीन टू इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट था, जिसमें हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो यूज़ किए थे। उसमें हमने जो फ़्लो था वो ओनली बिकॉज ऑफ कांस्टेंट प्रेशर ग्रेडियंट डी पी बाई डी एक्स, यानी कि फ्लूइड जो है वो कांस्टेंट प्रेशर ग्रेडियंट से दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान जो है वो एंटर हो रहा था। तो आज जो है वो फ़र्क ये पड़ा है कि इसमें हमने पैरेलल प्लेट यूज़ की थी और आज के प्रॉब्लम में हमने इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब यूज़ करेंगे। ऑब्वियसली ये सिलेंड्रिकल ट्यूब है तो इसमें हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करेंगे। तो बढ़ते हैं प्रॉब्लम की तरफ। कंसीडर आ स्टेडी laminar and parallel flow of an incompressible Newtonian fluid inside an infinite long cylindrical tube, यानी कि स्टेडी है, टाइम का इफेक्ट नहीं होगा, लैमिनर है एंड पैरेलल है, मतलब कि उसमें कोई एडीज या स्विरलिंग वगैरह नहीं होगी। फ्लूइड जो है वो इनकम्प्रेसिबल है, मीन के उसमें जो है वो डेंसिटी को हम कांस्टेंट लेंगे। अब इनफिनाइट लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो है वो एंड इफेक्ट नहीं लेने पड़ेंगे। फ्लो इनसाइड द ट्यूब इज़ ड्रिवन बाय कांस्टेंट प्रेशर ग्रेडियंट। जो फ्लो जो जिसकी वजह से हो रहा है वो सिर्फ क्या है, कांस्टेंट प्रेशर ग्रेडियंट। ये ऐसे ही है जैसे आप एक पाइप को आप टैप के साथ लगा दें और टैप को ओपन कर दें तो फ्लूइड जो है वो पाइप के अंदर जो है वो कांस्टेंट प्रेशर ग्रेडियंट से एंटर हो रहा होगा। तो अब हम इसमें कुछ अजम्पशंस भी लेंगे, वो अजम्पशन क्लियरली यहाँ पे मेंशन भी होंगी कि प्रेशर ग्रेडियंट से ही फ्लो हो रहा है। चूँकि फ्लो हॉरिजॉन्टल है उसमें ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस नहीं है, इसलिए बॉडी फोर्सेस नहीं होंगी। थर्मल इफेक्ट भी नहीं लेंगे क्योंकि हम इसमें टेम्परेचर का की वेरिएशन चेक नहीं करेंगे। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, वॉल्यूम फ्लो रेट एंड shear स्ट्रेस exerted बाय द फ्लूइड ऑन द ट्यूब सरफेस। जैसे शीयर स्ट्रेस क्या है, ये असल में फोर्स पर यूनिट एरिया ही है। तो हम ये कैलकुलेट करना चाहेंगे कि कितनी फोर्स पर यूनिट एरिया जो है वो ट्यूब सरफेस पे लग रही है, यानी कि वो शीयर स्ट्रेस। अब बेसिक गवर्निंग इक्वेशन पिछले प्रॉब्लम में भी हम यूज़ कर चुके हैं। अब जैसे कि मैंने कहा फ्लो जो है वो इनकम्प्रेसिबल न्यूटोनियन फ्लूइड है और उसमें बॉडी फोर्सेस नहीं है, तो थर्मल इफेक्ट्स को भी हम नहीं ले रहे। तो कंटिन्यूटी फॉर इनकम्प्रेसिबल इक्वेशन इज गिवन इन इक्वेशन नंबर 1, मोमेंटम बैलेंस इन गिवन इन इक्वेशन नंबर 2, एक्स्ट्रा स्ट्रेस टेंसर फॉर इनकम्प्रेसिबल न्यूटोनियन फ्लूइड इज गिवन इन इक्वेशन नंबर 3, जबकि फर्स्ट रेवलर रिक्सन टेंसर जो है इक्वेशन नंबर 5 में दिया गया है और उसमें ग्रेड ऑफ वी जो है वो इक्वेशन नंबर 5 में गिवन है। तो इसके बाद ये बेसिक गवर्निंग इक्वेशन पहला सेक्शन था। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है इस क्वेश्चन को वो है इसकी प्रॉब्लम फार्मूलेशन और मैथमेटिकल मॉडलिंग है। इस सेक्शन में हम प्रॉब्लम फार्मूलेशन और मैथमेटिकल मॉडलिंग करेंगे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को फार्मूलेट करते हैं कि कंसीडर अ स्टेडी लैमिनर एंड पैरेलल हाजन पॉइजले फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल न्यूटोनियन फ्लूइड इनसाइड एन इनफिनिट लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब। अब फ्लो जो है वो फुली डेवलप्ड है। फुली डेवलप्ड मीन के पाइप के दरमियान जब न्यूटोनियन फ्लूइड फ्लो होगा उसमें कोई बबल्स नहीं होंगे। एक्जिसमेट्रिक फ्लो है, जैसे कि उस दिन पिछले लेक्चर में भी एक्जिसमेट्रिक जो है वो हमने डिस्कस किया था कि अगर मैं मिड प्लेन पे ले लूँ तो अब प्लेट में के ऊपर जब जाऊँगा तो वो हेवियर होगा, इसी तरह वो डाउनवर्ड होगा। ठीक है, तो उसको आगे चल के ज्योमेट्री में भी मैं डिस्कस करता हूँ। इंड्यूस बाय द कांस्टेंट प्रेशर ग्रेडियंट डी पी बाई डी जी। अब कुछ अजम्पशन है कि प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो डी पी ही जो है वो फ्लो को ड्राइव कर रहा है, ड्राइविंग फोर्स यही है और इसके अलावा कोई एक्सटर्नल बॉडी फोर्स नहीं है। अब इसमें ग्रेविटी की इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होगी, क्यों? क्योंकि फ्लो जो है वो हॉरिजॉन्टल है। इसकी जो स्कीमेटिक डायग्राम है, ज्योमेट्री है, उसको हमने फिगर नंबर 1 में शो किया है। फिगर में देख सकते हैं कि एक इनफिनिट लॉन्ग ट्यूब है। इस ट्यूब का रेडियस जो है वो r है और इस ट्यूब की एंट्रेंस पे फ्लूइड जो है वो विद कांस्टेंट प्रेशर ग्रेडियंट डी पी बाई डी जी जो है वो एंटर हो रहा है। ठीक है,
अब इसके बाद हमने इसमें ऑब्वियसली जब ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिलेंड्रिकल ट्यूब है तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने इसमें यूज़ करना है। तो जी एक्सिस को हमने जो है वो ट्यूब का जो मिड प्लेन होगा, मिड प्लेन मीन क्या है कि अगर आप एक ट्यूब के बिल्कुल सेंटर पे, जहाँ पे उसका रेडियस 0 होगा, बिल्कुल सेंटर पे अगर आप जो है वो अगर एक वायर रख देंगे तो वो वायर जो है वो ट्यूब के मिड प्लेन को शो करेगी, जैसे मैंने इसको यहाँ पे डॉटेड लाइन से ज़ाहिर किया गया। अब इस मिड प्लेन के अबाउट जो है वो एक्सिसमेट्रिक बिहेवियर शो करेगा। एक्सिसमेट्रिक मीन अब इस मिड प्लेन के मैं जब ऊपर ट्यूब सरफेस की तरफ जाऊँगा वेलोसिटी कम होती जाएगी, कम होते होते ट्यूब सरफेस पे आके 0 हो जाएगी। जब किसी तरह डाउनवर्ड आऊँगा तो वेलोसिटी अगेन कम होते 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 ट्यूब सरफेस पे 0 है। तो इसको कहते हैं ये एक्सिसमेट्रिक फ्लो है। इसमें थीटा के अबाउट जो है वो वेरिएशन नहीं है, ना वेलोसिटी भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा उसका डेरिवेटिव लेंगे वो भी 0 हो जाएगा, प्रेशर का भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव लेंगे वो भी 0 हो जाएगा। तो अब इसके बाद कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमने इस तरह डिफाइन किया है कि जी एक्सिस को मिड प्लेन के ऊपर रखा है, यानी कि ये ट्यूब के अलॉन्ग है, जबकि आर एक्सिस को हमने ट्यूब के परपेंडिकुलर रखा है। अच्छा, इसमें शेयर स्ट्रेस का बिहेवियर भी मैंने शो किया हुआ है कि शेयर स्ट्रेस जो है मिड प्लेन पे 0 होगी, क्योंकि मिड प्लेन पे मैक्सिमम फोर्स कहाँ लग रही होगी, फोर्स पर यूनिट, और वो ट्यूब सरफेस और फ्लूइड के दरमियान ही होगी ना। तो इसका मतलब यहाँ पे शेयर स्ट्रेस जो है वो मैक्सिमम है। जैसे जैसे आप मिड प्लेन की तरफ जाएंगे शेयर स्ट्रेस जो है वो 0 हो जाएगी, यानी जब R इज इक्वल टू 0 होगा तो शेयर स्ट्रेस इक्वल टू 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे ट्यूब चूँकि स्टेशनरी है तो यहाँ पे वेलोसिटी जो होगी वो 0 होगी, जो ड्यू टू नो स्लिप कंडीशन फ्लूइड जो है वो ट्यूब ज्योमेट्री के साथ स्टिक हो जाएगा। तो अब फ्लूइड की जो लेयर ट्यूब के साथ एडहेयर है उसकी वेलोसिटी और ट्यूब की वेलोसिटी चूँकि अब दोनों सेम है, इसलिए वेलोसिटी जो है वो ट्यूब की सरफेस पे 0 हो जाएगी एट R इक्वल टू R। अब फ्लो चूँकि सिर्फ जी एक्सिस की डायरेक्शन में हो रहा है, इसका मतलब है ना आर की डायरेक्शन में है ना थीटा की डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये हुआ कि यू और वी कंपोनेंट वेलोसिटी के 0 होंगे, सिर्फ डब्ल्यू कंपोनेंट वेलोसिटी का नॉन 0 होगा। अब हमने ये चेक करना है कि डब्ल्यू जो है वो कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पे ज्योमेट्री में हमें 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल नजर आ रहे हैं, एक आर है दूसरा जी है। अब कंटिन्यूटी इक्वेशन को यूज करेंगे और चेक करेंगे कि डब्ल्यू जी या आर पे डिपेंड कर रहा है। अब कंटिन्यूटी इक्वेशन इम्प्लाइज जो क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन थी, तो इसमें ये पार्ट 0 हो गया u की वजह से, ये पार्ट 0 हो गया v की वजह से। यहाँ से पार्शियल w बाय पार्शियल z इज इक्वल टू 0। ये सिर्फ तब भी पॉसिबल है जब w जो है वो z का फंक्शन नहीं होगा। जब z का फंक्शन नहीं होगा तो एक ही चॉइस रह जाती है कि w क्या होगा, r का फंक्शन। जब w अननोन वेलोसिटी जो r का फंक्शन है तो हमारे पास जो एक्स टेंसर है वो भी r का फंक्शन होगा। तो अब ये जो वेलोसिटी वेक्टर है ये कंप्लीट हो गया है और इस वेलोसिटी वेक्टर को हमने इक्वेशन नंबर 6 में लिखा है, यानी कि ये वेलोसिटी वेक्टर में जो w है नॉन जीरो कंपोनेंट वो r पे डिपेंड कर। जब इस वेलोसिटी वेक्टर को मैं इक्वेशन नंबर 5 में पुट करूंगा तो मेरे पास ग्रेडियंट ऑफ v जो है इक्वेशन नंबर 7 में, इसका ट्रांसपोज इक्वेशन नंबर 8 में। जब 7 और 8 को मैं इक्वेशन नंबर 4 जो कि फर्स्ट लेवल एरिक्सन टेंसर था उसमें पुट करूंगा तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 9 आ जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 9 को एक्स्ट्रा स्ट्रेस टेंसर जो है जो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में गिवन है a1 की यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा मैं। a1 की वैल्यू पुट करने के बाद मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब ये दोनों मैट्रिक्स जो है चूँकि इनका ऑर्डर सेम है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों मैट्रिक की जो एंट्रीज हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री वो एक दूसरे के इक्वल होगी। तो जब एंट्रीज को इक्वल रखेंगे तो मेरे पास नॉन जीरो शेयर स्ट्रेस कंपोनेंट जो है इक्वेशन नंबर 10 में आ जाएंगे, और जबकि शेयर स्ट्रेस और नॉर्मल कंपोनेंट जो 0 के इक्वल हैं वो इक्वेशन नंबर 11 में गिवन है। अब मोमेंटम बैलेंस जो कि इक्वेशन नंबर 2 में गिवन है उसको मैं कंपोनेंट फॉर्म में लिखता हूँ तो इक्वेशन नंबर 12, 13 और 14 आती है। अब उसमें मैं जो वेलोसिटी वेक्टर है उसको यूज़ करूँगा और इक्वेशन नंबर जो 11 जिसमें हमारे पास जो है वो शेयर स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस 0 है उनको यूज करें, यानी कि इक्वेशन नंबर 11 और वेलोसिटी वेक्टर इक्वेशन नंबर 6 को जब इनमें यूज करूँगा तो अब ये स्टडी है इसकी वजह से ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा u की वजह से। तो इस तरह वो यूज़ करने से बाकी सारे कंपोनेंट 0 हो जाएंगे। यहाँ से इक्वेशन नंबर 12 से मेरे पास जो है वो ये आ जाएगा पार्शियल p बाय पार्शियल r, जो ये सजेस्ट करता है कि प्रेशर p जो है वो r पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये अनस्टडी की वजह से 0 हो जाएगा, ये u की वजह से 0 हो गया, ये v
ये भी यू और वी, और यहाँ पे यू जो यू की वजह से ज़ीरो हो जाएगा। अब चूंकि मैंने कहा कि एक्सिस सिमेट्रिक है तो यू और पी की विद रिस्पेक्ट टू जब थीटा डेरिवेटिव लेंगे इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि थीटा के रिस्पेक्ट कोई वेरिएशन नहीं है। यहाँ पे ये ज़ीरो हो गया है एस थीटा आर की वजह से, ये टर्म ज़ीरो हो चुकी है। इस तरह ये ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, और ये पार्ट जो है थीटा और उनके लिए इक्वेशन नंबर 11 यूज़ करेंगे तो ज़ीरो। इसका मतलब है ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इक्वेशन नंबर 13 जो है वो आइडेंटिकली सेटिस्फाई हो गई है। अब इक्वेशन नंबर 14 जो कि जी कंपोनेंट था, वहाँ से ये सारा पार्ट ज़ीरो हो गया। ये अनस्टडी की वजह से, ये यू की वजह से, ये वी की वजह से, ये डब्ल्यू की वजह से, और यहाँ पे इनकी वैल्यू जो है वो इक्वल टू ज़ीरो। जब 11 पुट करेंगे तो मेरे पास इक्वेशन नंबर, इसको रीअरेंज करूँगा तो 15 आ जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 15 के साथ जो बाउंड्री कंडीशन एसोसिएटेड है, जैसे कि ऊपर ज्योमेट्री में भी दिखाया है, ये शियर स्ट्रेस जो है वो सेंटर लाइन पे मिड प्लेन पे इक्वल टू ज़ीरो है, और ट्यूब की सरफेस पे जहाँ पे रेडियस सिलेंडर का जो है वो सिलेंड्रिकल ट्यूब का आर है, तो डब्ल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि नो स्लिप कंडीशन की वजह से ये बाउंड्री कंडीशन भी ज़ीरो आ गई हमारे पास। तो इस तरह दो बाउंड्री कंडीशन है और सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब इसको हमारे पास जो शियर स्ट्रेस था, डिफरेंशियल इक्वेशन थी, और जो बाउंड्री कंडीशन है उसको डायमेंशनलेस करने के लिए हमें करैक्टरिस्टिक स्केल चाहिए। अब रेडियस ऑफ ट्यूब को हम करैक्टरिस्टिक स्केल ले लेते हैं। अब करैक्टरिस्टिक वेलोसिटी स्केल के लिए हमारे पास सिर्फ ऊपर जो वेलोसिटी है वो W है, इसके अलावा और कोई क्वांटिटी फिजिकल नहीं है जो वेलोसिटी के तौर पर हम यूज़ कर सकें। तो हम जो है वो इन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक एंड फ्लूइड पैरामीटर जो है वो वेलोसिटी स्केल इंट्रोड्यूस करेंगे। अब इसमें म्यू और रो जो है डायनामिक विस्कोसिटी और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जो है ज्योमेट्रिक पैरामीटर हैं, आर जो है सॉरी ये फ्लूइड पैरामीटर हैं, आर जो है वो ज्योमेट्रिक पैरामीटर है। तो जब इसमें मैं ये यूनिट पुट करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे दिखाया है, तो वो मिनट पर सेकंड ही आएगा। इसका मतलब है इस म्यू ओवर रो आर को मैं एज अ वेलोसिटी करैक्टरिस्टिक वेलोसिटी स्केल ले सकता हूँ। इसी तरह यहाँ पे मैंने शियर स्ट्रेस स्केल ली है, इसका भी यूनिट जो है वो आगे मैंने पुट करके देखा न्यूटन पर मीटर स्केल है, और शियर स्ट्रेस और प्रेशर की करैक्टरिस्टिक स्केल जो है वो सेम होगी। अब इन करैक्टरिस्टिक स्केल को मद्देनजर रखते हुए जब मैं डिमेंशनलेस पैरामीटर बनाऊंगा, यानी कि जितनी भी आपके पास डिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, इस तरह ये भी डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जितने भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे उनको मैं उनकी करैक्टरिस्टिक स्केल से जब डिवाइड करूंगा तो मेरे पास डिमेंशनलेस पैरामीटर आ जाएंगे। इसको रीअरेंज करेंगे तो इक्वेशन नंबर 18 आ जाएगी। जैसे पिछले लेक्चर में कहा था कि जब आपने डिमेंशनलेस पैरामीटर को किसी भी इक्वेशन में पुट करना है तो ऐसे ही पुट करना है जैसे आप किसी इंडिपेंडेंट वैल्यू आप पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब मैं उसको इक्वेशन नंबर 18 को मैं शियर स्ट्रेस जो कि इक्वेशन नंबर 10 में गिवन है और डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि इक्वेशन नंबर 15 में इसमें पुट करूंगा तो रिस्पेक्टिवली मेरे पास इक्वेशन नंबर 19 आ जाएगी। जब आप 18 को इसमें पुट करेंगे तो स्टेरिक के अलावा जितनी भी क्वांटिटीज़ होंगी उनको आप बाहर ले आएंगे तो वो दोनों तरफ से कट जाएंगी, स्टेरिक को आप रिमूव करेंगे तो शियर स्ट्रेस डिमेंशनलेस हो जाएगा। इसी तरह जो है वो आपके पास इक्वेशन नंबर 15 यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन डिमेंशनलेस होके आ जाएगी। अब इक्वेशन बाउंड्री कंडीशन को भी डिमेंशनलेस करना है, तो जब मैं एक डिमेंशनल पैरामीटर 18 को बाउंड्री कंडीशन 17 और 16 में जब पुट करूँगा तो मेरे पास डिमेंशनलेस बाउंड्री कंडीशन 21 और 22 आ जाएगी। अच्छा, अब ये तो हो गया ना कि यहाँ पे वो मैंने इक्वेशन नंबर 18 से पुट कर दिया। अब इसके अंदर जो था वो ज़ीरो था। अब इसके वैसे विद इन ब्रैकेट जो है वो लेंथ स्केल आती है तो उसको भी डिमेंशनलेस करना है, 0/r आ जाएगी, वो 0 आ जाएगी। जैसे इसमें W ऑफ R था तो R लेंथ स्केल है, इसको इसकी करैक्टरिस्टिक स्केल R से डिवाइड किया तो वो 1 हो जाएगी। इस तरह बाउंड्री कंडीशन डिमेंशनलेस होकर 21 और 22 में बन गई है। अब जो है इक्वेशन नंबर 20 को विद रिस्पेक्ट टू R जब इंटीग्रेट करूंगा मेरे पास इक्वेशन नंबर 23 आ जाएगी। इसमें C1 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अब बाउंड्री कंडीशन 21 जो कि मिड प्लेन पे है उसको मैं यूज़ करूंगा तो मेरे पास जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू आई है वो C1 इज इक्वल टू 0 आ गया है। C1 की वैल्यू 24 से मैं 23 में पुट करूंगा तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 25 आ जाएगी, ठीक है। तो ये वैसे शियर स्ट्रेस भी निकल आया है, आगे चल के भी हम कैलकुलेट करेंगे। अब जब मैं 29 इक्वेशन नंबर 19 को 25 में पुट करूंगा यानी कि इसकी जगह पे वैल्यू पुट करूंगा
इक्वेशन नंबर 19 से, तो dw/dr जो है इक्वेशन नंबर 26 आ जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 26 जो है वो फर्स्ट ऑर्डर इनहोमोजीनियस, क्योंकि इसकी राइट साइड पे एक सोर्स टर्म है, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक ही बाउंड्री कंडीशन बाकी रह गई है। तो इसको सिंपली हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। जब इंटीग्रेट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू r, मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 27 आ जाएगी। इसमें C2 जो है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, अब एक बाउंड्री कंडीशन है और एक ही हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालना है। बाउंड्री कंडीशन हमारे पास नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन है, w ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। जब इसको मैं यूज़ करूँगा इक्वेशन नंबर 27 में, तो इक्वेशन नंबर 27 में पुट करूँगा तो मेरे पास कांस्टेंट इंटीग्रेशन की वैल्यू जो है वो 28 में आ जाएगी इक्वेशन में। C2 इज इक्वल टू -1/4 dp/dz। जब C2 की वैल्यू जो है वो उसमें पुट करूँगा तो वेलोसिटी जो कि हमने फाइंड करनी थी, ये वो वेलोसिटी है जिससे फ्लूइड जो है वो ट्यूब में फ्लो कर रहा है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, जब r की वैल्यू 0 होती है तो वेलोसिटी जो होगी वो मैक्सिमम होगी। जैसे जैसे r की वैल्यू बढ़ती जाएगी आप वेलोसिटी जो है वो कम होती जाएगी, और r इज इक्वल टू r पे, यानी r इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो ये वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब वॉल्यूम फ्लो रेट को कैलकुलेट करने का डायमेंशनलेस फार्मूला जो है वो इक्वेशन नंबर 30 में गिवन है। तो इसमें सिर्फ आपने w ऑफ r फ्रॉम इक्वेशन नंबर 29 से पुट करेंगे, सिंपल इंटीग्रेशन के फार्मूला यूज़ करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो अब आपके पास वॉल्यूम फ्लो रेट इक्वेशन नंबर 31 में आ जाएगा। अब शेयर स्ट्रेस वैसे ऊपर भी कैलकुलेटेड है, शेयर स्ट्रेस का फार्मूला जो है तो वो हमारे पास जो है वो इक्वेशन नंबर 32 की फॉर्म में आ जाएगा। शेयर स्ट्रेस एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड ऑन द सरफेस ऑफ द ट्यूब, इक्वेशन नंबर 26 को 29 में पुट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। वैसे ये यहाँ पे भी गिवन है, ये वाला 25 में भी यही शेयर स्ट्रेस है। तो ये था आज का लेक्चर।